सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 6 भारतीय संगीत की एक झलक इसके भाषा अध्ययन को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि हम अपने अगले वीडियो में इसके ग्रामर पार्ट यानी कि भाषा अध्ययन को पढ़ेंगे, व्याकरण को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आप लोगों के भाषा अध्ययन में, इस पाठ के भाषा अध्ययन में क्या क्या दिए गए हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। राम भात खाता है, सीता भात खाती है, हम भात खाते हैं, लड़कियां भात खाती है। आपने जैसे कि पहले वाक्य में देखिए, राम भात खाता है। यहाँ पे जो क्रिया किया गया है, क्रिया है वो है खाता है, और राम शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है और कर्ता भी है। कर्ता यानी कि जो काम को कर रहा है। तो आप जैसे कि इस वाक्य में देख सकते हैं, राम भात खाता है यानी कि राम भात खाने का काम कर रहा है, तो राम करता है। और दूसरे वाक्य में जैसे कि सीता जो कि स्त्रीलिंग है और खाती है जो कि क्रिया है। इस वाक्य में क्रिया है खाती है। तो इस वाक्य में कर्ता है सीता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कर्ता था वो पुल्लिंग था और क्रिया का रूप यहाँ पे खाता है हुआ। और दूसरे वाक्य में आप देख सकते हैं यहाँ कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग है और क्रिया जो हुई है, इस वाक्य में जो क्रिया है वो है खाती है। तो इस कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हिंदी के वाक्य में कर्ता के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे कि जब पुल्लिंग हुआ तब हो गया खाता है, और जब स्त्रीलिंग थी तब हो गया खाती है। तो इस तरह हमने देखा कि हिंदी के वाक्यों में कर्ता के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने पर क्रिया का रूप बदलता है। आइए देखते हैं तीसरे वाक्य में क्या दिया गया है। हम भात खाते हैं। हम यानी कि हम सब। यहाँ पे हम क्या है, हम क्या है, पुल्लिंग बहुवचन है और कर्ता भी है। और यहाँ पे क्रिया जो है वो है खाते हैं। चौथे वाक्य में देखिए, लड़कियां भात खाती हैं। लड़कियां जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का बहुवचन है और खाती है जो है वो क्रिया है। तो यहाँ पर भी हमने देखा जब कर्ता के लिंग के बदलने पर भी क्रिया का रूप बदल गया। जैसे खाते हैं, हम के साथ हम पुल्लिंग बहुवचन है, उसके साथ क्रिया का रूप लग गया खाते हैं। और यहाँ पर लड़कियां जो है वो स्त्रीलिंग बहुवचन है, उसके साथ क्रिया का रूप लग गया खाती हैं। तो इन वाक्यों में, पहले दो वाक्यों में हमने देखा कि क्रिया कर्ता के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने पर क्रिया का रूप बदल गया। और तीसरे और चौथे वाक्य में हमने देखा जब कर्ता के लिंग बदलने पर भी क्रिया का रूप बदल गया। तो यहाँ हमने इस चारों वाक्य से हमने सीखा कि वाक्य में कर्ता के पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, उसके कारण भी क्रिया का रूप बदल जाता है, और कर्ता के लिंग बदलने पर भी क्रिया का रूप बदल जाता है। तो आइए नीचे देखते हैं कुछ और वाक्य। देखो, राम ने भात खाया और राम ने रोटी खाई, सीता ने भात खाया और सीता ने रोटी खाई। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राम जो है वो कर्ता है या पुल्लिंग है, और क्रिया जो हुई है वो यहाँ पे खाया। और दूसरे वाक्य में राम, यहाँ पे राम भी कर्ता ही है और पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया जो की गई है वो खाई हो गया। यहाँ पे खाया, पहले वाक्य में खाया और दूसरे वाक्य में खाई हो गया। तो इन वाक्यों में जो क्रिया का रूप हुआ है वो कर्म के अनुसार बदला गया। यानी कि भात के कारण इस वाक्य में क्रिया का रूप लगा है खाया, और दूसरे वाक्य में कर्म यानी कि रोटी के कारण क्रिया का रूप खाई हो गया। तो पहले दो वाक्यों में हमने देखा कि क्रिया का रूप कर्म के कारण भी बदल जाता है, मतलब कर्म के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। आप देखते हैं तीसरे वाक्य में क्या है। सीता ने भात खाया और चौथे वाक्य में सीता ने रोटी खाई। यहाँ पे जो सीता है वो
कर्ता है और स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे खाया जो जैसे कि भात, भात जो मैंने पहले भी आपको यहाँ सेंटेंस में इस वाक्य में बताया था कि भात जो है वो कर्म है, मतलब जिसके द्वारा क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे क्रिया के कारण कर्म के कारण कर्म के कारण क्रिया का रूप बदल गया। तो हमने जैसा देखा दूसरे और चौथे वाक्यों में रोटी कर्म है जो स्त्रीलिंग है, और पहले और तीसरे वाक्य में जो कि भात वो है पुल्लिंग। इनके कारण भी क्रिया का रूप बदल जाता है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि हिंदी के वाक्य में कर्ता के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने पर भी क्रिया का रूप बदलता है, और कर्ता के लिंग बदलने पर भी क्रिया का रूप बदल जाता है, और कर्म के अनुसार भी क्रिया का रूप बदल जाता है। तो हमने यहाँ से सीखा कि क्रिया का रूप किन किन कारणों से बदल जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नंबर 2, क्रिया के जिस रूपांतर से ये जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है अथवा कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य क्या होता है, वाच्य की परिभाषा क्या है, जैसे कि आपके किताब में भी दिया गया है इसकी परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन सा प्रमुख है, उससे वाच्य कहते हैं। या हम इसे सरल भाषा में या सरल शब्दों में जान सकते हैं कि वाच्य वह है क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता के साथ है या कर्म के साथ है, या इन दोनों में से किसी के भी साथ न होकर केवल क्रिया के कार्य भाव की प्रधानता हो। जैसे राधा पत्र लिखती है, इस वाक्य में लिखना क्रिया का संबंध कर्ता यानी राधा से है। अब देख लेते हैं दूसरा वाक्य, जैसे पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है, यानी इस वाक्य में कर्म प्रधान है जिसमें पत्र उद्देश्य के स्थान पर आया है, इसी की प्रधानता है। तो इस तरह हमने जाना कि वाच्य क्या होते हैं। आइए वाच्य के प्रकार को भी जानते हैं। जैसे आपके किताब में दिया गया है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य की परिभाषा ये होती है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य कहलाया जाता है। यह सरल शब्दों में बोला जा सकता है, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, यहाँ पे जो कर्ता है मैं, वो प्रधान है, उसके द्वारा ही आम खाया जाता है, तो ये कर्तृवाच्य के अंतर्गत आता है। जैसे संजू रोटी खाता है, यहाँ पे कर्ता संजू है, तो रोटी संजू के द्वारा खाई जाती है, तो ये कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। आइए अब जानते हैं कर्मवाचक क्या होता है। कर्मवाच्य जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्मवाच्य कहलाता है, अथवा क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे ये ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता है। या सरल शब्दों में कहा जा सकता है, क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, या जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे आम खाया जाता है या संजू से रोटी खाई जाती है, यहाँ जो कर्म है
यानी कि आम खाया जाता है। आम यहाँ आम मुझसे खाया जा रहा है, यानी कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है। यहाँ जो है रोटी, रोटी कर्म है जो कि संजू के द्वारा की जा रही है। यहाँ क्रिया इस कर्म के अनुसार हो रही है, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से क्या जाना, कर्तृवाच्य जहाँ पे कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य जहाँ कर्म प्रधान होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो आइए, जैसे कि यहाँ आपके प्रश्न भी दिए गए हैं, अब निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में लिखो। ये सब कर्तृवाच्य में दिया गया है, आपको कर्मवाच्य में बदलना है। मैं गीत गाता हूँ, तो मुझसे गीत गाया जाता है। राजू गेंद खेलता है, राजू से गेंद खेला जाता है। रीमा चिट्ठी लिखती है, रीमा से चिट्ठी लिखी जाती है। माँ दोनों के लिए चाय लाई, माँ के द्वारा दोनों के लिए चाय लाया गया। तो ये थी वाच्य। नेक्स्ट देखते हैं आपके क्या दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। वर्षा हुई, सामान्य भूत, वर्षा हुई है आसन्न भूत, वर्षा हुई थी पूर्ण भूत। ये यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं ये भूतकाल के भेद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काल क्या होता है, उसके बाद जानेंगे भूतकाल क्या होता है। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। तो अब जानते हैं भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल की परिभाषा क्या होती है। भूतकाल की परिभाषा जैसे कि आपके किताब में भी दिया गया है कि जिस क्रिया से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल की परिभाषा सरल शब्दों में ये बोल सकते हैं कि वे शब्द जिनसे क्रिया के हो चुकने का पता चले, मतलब जो जिस क्रिया से जिस क्रिया से बीते हुए समय का बोध होता है, यानी कि जो क्रिया हो चुका है उसका उस क्रिया से अगर हमें पता चले कि वो हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि वह जा चुका था, मीना उसे मार रही थी, राम जा रहा था। जैसे कि यहाँ पे भी था वर्षा हुई थी, वर्षा हो रही थी, ये सब भूतकाल है। तो अब जानते हैं भूतकाल के भेद को। भूतकाल के भेद 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जैसे सामान्य भूत, जैसे आपके यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। मैं आपको पहले इसकी परिभाषा बताऊंगी, उसके बाद आपको उदाहरण से समझाऊंगी। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल का ये भूतकाल का सबसे सामान्य रूप है। इस दौरान हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया है। जैसे कि वर्षा हुई, इस पंक्ति से हमें पता नहीं चल रहा कि वर्षा कब हुई है या कब हो चुकी है। बस हम इससे जान रहे हैं कि वर्षा हुई है, मतलब ये काम हुआ गया है। इससे बस कुछ समय पहले ही हुआ है, इसी बात का पता चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आसन्न भूतकाल। जैसे कि ये रहा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल के दौरान ये पता चलता है कि क्रिया को पूर्ण हुए केवल कुछ समय ही हुआ है। जैसे कि यहाँ पे वर्षा हुई है, यानी कि हमें पता चल रहा है ये कुछ देर पहले ही हुआ है। उसके बाद पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के दौरान ये पता चलता है कि कार्य हो चुका है, यानी कि वर्षा हुई थी, हमें ये पता चल रहा है कि ये कार्य हो चुका है, वर्षा हो चुकी है। इसके बाद अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में ये ज्ञात नहीं होता कि कार्य हो चुका है एवं इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता है। जैसे कि यहाँ वहाँ पहले खूब वर्षा होती थी, यानी कि वर्षा पहले होती थी, अब होती है या नहीं हमें नहीं पता। तो इससे यही पता चल रहा है कि कार्य हो चुका है, लेकिन कब हुआ है ये नहीं, मतलब हो चुका है, ये हुआ था।
उसके बाद संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया संदिग्ध है एवं ये निश्चित नहीं किया जा सकता कि क्रिया हो चुकी है अथवा नहीं। यानी कि वर्षा हुई होगी, हमें कोई संदेह है अंदर कि वर्षा हुई होगी, हम कोई गारंटी से नहीं बोल सकते कि वर्षा हुई है या नहीं, हम बस ऐसे ही बोल सकते हैं हाँ हुई होगी। इसके लास्ट भेद को जानते हैं, हेतु मदभूत। हेतु मदभूत काल है भूतकाल के वे वाक्य जो हो नहीं सके, उन्हें हेतु मदभूत काल कहा जाता है। जैसे कि यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, यानी कि अगर ये होता तो ये होता, यानी कि ये वैसे वाक्य हैं जो हुए नहीं। तो ये थे भूतकाल के भेद। आइए अब इसके प्रश्न को देखते हैं। और अब निम्नलिखित वाक्य को भूतकाल में परिवर्तित करो। दोपहर का समय है, यानी कि दोपहर का समय था। नेहा स्नेहा की सहेली है, नेहा स्नेहा की सहेली थी। आप इन वाक्यों में था या थी का प्रयोग करके भूतकाल में परिवर्तित कर सकते हैं। राजू गेंद खेलता है, राजू गेंद खेलता था। रहना खत लिख रही है, रहना खत लिख रही थी। हम कल दिल्ली जाएंगे, हम कल दिल्ली, यहाँ था या थी नहीं लगा सकते, हम कल दिल्ली गए थे। अब निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करो। अब इन वाक्यों में कुछ गलती दी गई है, आपको उन्हें सुधारना है। जैसे कि पहले वाक्य को पढ़ते हैं, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछी है। तो यहाँ पे क्या गलती है बच्चों? पूछी है। तो इसका शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध करके बोलिए, यह तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। रोहन ने पुस्तक पढ़ा, रोहन ने पुस्तक पढ़ी। सीमा ने भात भाई, ये भाई नहीं खाई होगा, तो यहाँ पे क्या शुद्ध करना होगा? यहाँ पे खाई। जैसे कि हमने यहीं पे पढ़ा था ना कि भात के साथ हमेशा खाया लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा? सीमा ने भात खाया। जैसे सीता भी स्त्रीलिंग थी लेकिन भात के साथ खाया है, तो यहाँ पे क्या होगा? सीमा ने भात खाया। आयन ने रोटी, ये भी था यहाँ पे, रोटी के साथ क्या क्रिया यूज हुई है? खाई। तो आयन ने रोटी खाई। सेठानी ने राजा से सवाल की, सेठानी ने राजा से सवाल किया। तो ये थे आज के आपके इस पाठ के भाषा अध्ययन। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।